जय हिंद साथियों। मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी दिनों से क्लास से मैं नहीं ले पाया, थोड़ा सा विचलित था, कई चीजों में उलझा हुआ था। आपको भी पता है किस मैटर में उलझा हुआ हूं। लोग कितने दुष्ट हो जाते हैं, यह बड़ी विडंबना है। क्या करें फिर भी, ठीक है। तो आज अपन ने धारा 23 तक अपन ने प्रावधान पढ़ लिए थे। आज अपन धारा 24, 25 और 26 तक के प्रावधान पढ़ते हैं, ठीक है। धारा 24 बड़ी धारा है, 19 इसमें खंड है। इसके बारे में प्रावधान करते हैं। धारा 24 क्या कहता है? सदस्यों के लिए साधारण निर्हरता। निर्हरताओं में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 4-5 धाराएं निर्हरता की याद रखनी है। एक तो धारा 14 याद रखनी है। कौन सी धारा याद रखनी है? धारा 14। 14 में 10 जोड़ो, 14 में 10 जोड़ो, रीजनिंग लगाओ, क्या आएगी? 24। एक तो धारा 14 निर्हरता की है, अयोग्यता की है। एक आपकी धारा जो 24 है वो किसकी है? अयोग्यता की है। 24 में फिर 11 जोड़ो, 24 में क्या जोड़ो? 11। कितना आएगा? 35। तो 35 भी कौन से संबंधित है? आपकी अयोग्यता की है। क्या याद रख लोगे क्या? अब यदि अपन रीजनिंग लगाएं तो 35 में क्या जुड़ना चाहिए? 12 जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या जुड़ना चाहिए? +12 होने चाहिए। लेकिन हमें +12 नहीं करना, 12 का आधा 6 जोड़ना है। कितने जोड़ना है? 12 का आधा 6। कितना बना? 41। तो ये धारा भी किसकी है? अयोग्यता की है। तो 1, 2, 3, 4 धाराएं किससे है? संबंधित है, अयोग्यता से संबंधित है। 4 धाराएं किससे संबंधित है? अयोग्यता से संबंधित है। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? चले अब देखो, धारा 24 का क्या प्रावधान है। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं क्लास लाइव रख लें, है ना, क्योंकि जो लाइव का जो पैटर्न है, लाइव में लगता है कि हाँ सामने कोई देख रहा है, तो फीलिंग थोड़ी सी और ऊर्जा से भर जाता है आदमी, और ज्यादा ऊर्जावान होकर के पढ़ाता है आपको। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ाऊं तो कमेंट में लिख देना लाइव। जितने ज्यादा होंगे, यदि कम लाइव के सपोर्ट में होंगे तो अपन लाइव नहीं लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे। अगर लाइव के सपोर्ट में ज्यादा लोग होंगे तो अपन लाइव क्लास रख लेंगे, ठीक है। ये क्लास तो आपको रिकॉर्डेड ही मिल जाएगी। धारा 24, सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं। सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं, किसके निर्भरताओं की बात हो रही है? सदस्यों के लिए। धारा 14 थी, वो किसकी निर्भरताओं की बात हो रही थी? वोटर के लिए, किसके? निर्वाचक की निर्भरता। जो धारा जो 14 है ये तो है किसकी है? वोटर की निर्भरता। धारा 24 जो पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं अपन? सदस्यों के लिए निर्भरता। क्या बात सुनने आ गई क्या? ये इतना याद रख लोगे क्या? ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। क्या कहता है ये कह रहा है सदस्यों के लिए। सदस्य कौन? पार्षद। सदस्य कौन? पार्षद। पार्षदों के लिए साधारण निर्हरताएं। निर्हरताओं का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। निर्हरताओं का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? निर्हरताओं का मतलब क्या होता है? सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यता की बात की जा रही है, ठीक है। क्या है? जैसे मान लो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं हर चीज से सक्षम हूं, हर चीज से मैं योग्य हूं, लेकिन इनमें से मैंने कोई ऐसा काम कर लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? अयोग्य हो जाऊंगा, यानी मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या बात समझ में आ गई क्या? मैं भारत का नागरिक हूं, 21 साल का हो गया हूं, बाकी सारी योग्यता मेरे में है,
बोलने की क्षमता है, पैसे हैं, पैसे लगा सकता हूं, या जो भी राजनीतिक पावर है वो पावर है, सारी चीजों से मान लो मैं सक्षम हूं और मैं योग्य हूं, चुनाव लड़ने लायक हूं। लेकिन मैंने इनमें से ये 19 खंड हैं, कितने खंड है टोटल? इन 19 खंडों में से किसी एक खंड का मैंने यदि उल्लंघन कर दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? अयोग्य, निर्हरता प्राप्त कर लूंगा, यानी फिर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? फिर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। क्लियर है क्या सभी के? कोई डाउट हो किसी के? नहीं है? देखो क्या कह रहा है ये, यही बात कह रहा है। कोई व्यक्ति अर्हित, अर्हित का मतलब योग्य, योग्य होते हुए भी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य, निर्हरित होगा यदि वह इनमें से कोई ऐसा कोई काम कर ले या ऐसा कोई कांड कर ले। आजकल लोग काम को कांड से ज्यादा जानते हैं कि उस व्यक्ति ने ये कांड किए हैं, है ना। कई दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जो कांडे में ही विश्वास रखते हैं। तो यदि कोई अर्हित व्यक्ति, योग्य व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा कोई कार्य कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? धारा 24 के तहत अयोग्य घोषित हो जाएगा। अयोग्यता को कानूनी भाषा, लोक की भाषा में क्या कहते हैं? निर्हरता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्हरता। निर्हरित तो ये तो एडजेक्टिव है, निर्हरताएं तो आपका नाउन होता है। निर्हरताएं क्या होता है? आपका नाउन होता है। और निर्हित ये क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है आपका? एडजेक्टिव, इंग्लिश में भी बात करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, खंड एक के ऊपर चलते हैं। खंड एक क्या कहता है? खंड एक कहता है सक्षम न्यायालय। खंड एक क्या कहता है? खंड एक क्या कहता है? सक्षम न्यायालय। कौन सा न्यायालय? जो न्यायालय सक्षम है, यानी ऐसा न्यायालय जो आदेश देने में, है ना, दंडादेश देने में सक्षम है। जैसे कई आपके जैसे जमानत वाले होते हैं, कई जमानत वारंट होता है, गैर जमानत होता है, वारंट होता है आपका, है ना। तो जमानत वाला है, उसमें जमानत वाला होता है, वही उस पे आदेश दे सकता है। गैर जमानती वारंट होता है, वहां गैर जमानती अदालती वारंट दे सकती है आपकी, मुझे मुकदमा वही चलेगा आपका। बात समझ में आ गई क्या? यानी सक्षम न्यायालय वह न्यायालय जो इस ऐसा कार्य करने के लिए क्या हो? सक्षम हो। ठीक है, सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता, नैतिक अधमता, आपने कोई ऐसा कार्य कर लिया है जो नैतिकता के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? नैतिकता के खिलाफ है। ठीक है, और अन्य अपराध आपने कोई कर लिया है, जैसे मान लो आपने किसी का चरित्रहीन वाला कार्य कर दिया हो, या ऐसा कोई नैतिकता से संबंधित नहीं हो, है ना, ऐसा कोई आपने कार्य कर दिया हो, या कोई अन्य अपराध में आप क्या हैं? लिप्त हैं, अन्य अपराध में लिप्त हैं, अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, यानी आपको क्या बना दिया गया हो? दोषी बना दिया गया हो। कौन से के तहत? ये शब्द याद में रखना, एक तो नैतिक अदमता, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन सी बात हो रही है? नैतिक अदमता। अन्य अपराध तो आपको याद रह जाएगा। सक्षम न्यायालय किस पे? नैतिक अदमता व अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, इसके द्वारा? सक्षम न्यायालय द्वारा। और 6 महीने का आपको क्या दे दिया हो? कारावास दे दिया हो। 6 महीने का क्या दिया है? उस दोष में आपको 6 महीने या अधिक का क्या दे दिया? आपको कारावास, जेल दे दी। आपने कोई ऐसा कोई कांड कर दिया, ऐसा कोई पाप कर दिया कि सक्षम न्यायालय ने आपको 6 महीने या 6 महीने से अधिक की जेल सुना दी कि इसको 10 वर्ष की क्या दे दो? कारावास दे दो, या 8 महीने का क्या दे दो? कारावास। बस 6 महीने से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब आप चुनाव
नहीं लड़ सकते, चुनावे नहीं लड़ सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या? लेकिन कारावास से जिस दिन भाई फ्री हो जाएगा, जिस दिन मेरे रिश्तेदार स्टेटस लगाएंगे कि भाई को कारागार से मुक्त होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है ना। जो अपराधी प्रवृत्ति होते हैं उनका इस तरीके से स्वागत किया जाता है कि कुछ से बोले तो क्या बोले उसके ऊपर, गलत है। अपराधी प्रवृत्ति को अपराध प्रवृत्ति की नजर से ही देखना चाहिए, उसका स्वागत वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर और मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, आज तो भाई ने ये काम किया है, मर्डर केस में गया है, रेप केस में गया, कल किसी और बड़े केस में, फिर वही व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ जाता है, पाकिस्तान की मदद करना स्टार्ट, और नाम होगा मेरा, है कि नहीं है? ऐसे कार्य में किसी को प्रोत्साहन आपको नहीं देना चाहिए। क्या है? कारावास से मुक्त होने की तारीख से, जिस दिन आप मुक्त हुए हैं, आपको फ्री किया गया है, उस तारीख से 6 वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी आपको आज मुक्त किया गया है तो 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 6 साल के बाद ये टाइम पीरियड पूरा हो गया तो इसके बाद आप चुनावे लड़ सकते हो। तो चुनावे लड़ सकता है, 6 साल की समाप्ति के बाद चुनावे लड़ा जा सकता है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या आपके? कोई डाउट हो किसी प्रकार का? नहीं है कोई डाउट? हम्म, चले आगे। खंड 2 क्या कहता है? खंड 1 समझ में आ गया क्या? खंड 2 कहता है आपका, खंड 2, खंड 2 ये कहता है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 245। कौन सी धारा? 245 धारा। ये किताब आपको पूरी किताब यूट्यूब पर कराऊंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है ना। लेट समेट हो सकती है ना, कि कभी क्लास ले पाया कभी नहीं है, लेकिन ये एक आपके नोटिफिकेशन आने से पहले पहले करवा दूंगा मैं। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले करवा दिया जाएगा, आपको सारा याद करवा दूंगा मैं आपको। फिर इसके ऊपर है ना क्वेश्चन आंसर वाली क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा समय लग सकता है, अकेला व्यक्ति हूं। नगर पालिका अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, यानी धारा 245 से आपका सार्वजनिक भूमि पर आपने कोई, ये नगर पालिका आपकी, इस नगर पालिका में आप इस वार्ड में रहते हैं और आपके पास में एक सरकारी भूमि खाली पड़ी है। आपने क्या किया, पहले उस पे गाय बांधने स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? गाय बांधने स्टार्ट कर दी। गाय बांध करके आपने धीरे धीरे पोठे वगैरह रखे है ना, धीरे धीरे छोटा सा कब्जा किया है, फिर धीरे धीरे जाकर के आपने क्या कर दिया, बड़ा कब्जा कर लिया। क्या कर लिया आपने? बड़ा कब्जा। आपने पूरी जमीन के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। अब आपने नगर पालिका की ही जमीन पे कब्जा किया है और नगर पालिका का ही आप चुनाव लड़ रहे हो। क्यों लड़ी? थोथ थोड़ी है, सरकार ने थोथ थोड़ी समझ रखी है। सरकार क्या ऐसा करना देगी क्या आपको? आप सरकार के ही कब्जा कर रहे हो। हाँ, आप पे पार्षद बन जाओ, उसके बाद में आप कब्जा कर सकते हो। उसके बाद में आप कब्जा कर सकते हो, अपने रिश्तेदार को सस्ती दरों के ऊपर भूमि दिला सकते हो। आपने देखा होगा सरकारी काम कैसे होता है, ये सबको पता है। ठीक है, क्लियर क्या बात? आप सरकारी भूमि पर कब्जा करो, ये देखो धारा 245 क्या कहती है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। आपने सार्वजनिक भूमि पर क्या कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या यह बात आपके समझ में आ गई क्या, ये बताओ।
क्लियर है क्या? कोई डाउट हो किसी प्रकार का? ठीक है। खंड 3 क्या कहता है? खंड 3 क्या कहता है? खंड 3 ये कहता है, यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? सक्षम न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या इससे अधिक के मामले में विचाराधीन दोषी हो। विचाराधीन का मतलब अभी तक उसके ऊपर दोष आरोप नहीं लगा है, उस वह दोषी है भी ये गारंटी नहीं है, उसके ऊपर आरोप सत्यापित नहीं हुए हैं, अभी तक वो क्या है, विचाराधीन है। भी कोई को पता लग गया कि इसने ये काम किया होगा, ये अपराध किया होगा, उसको पकड़ करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में रखा गया, उसके ऊपर केस चल रहा है, सर्चिंग चल रही है, क्या इसने अपराध किया है कि नहीं किया, तो वो कौन सा कैदी होगा? विचाराधीन कैदी होगा। जिस दिन सजा हो जाएगी वो अलग बात है, और सजा भी कितने साल, ऐसा कोई कांड कर रखा है उसने, ऐसा कोई अपराध कर रखा है उसने कि उस अपराध का 5 वर्ष या इससे अधिक का कारावास हो। आपने ऐसा कोई अपराध कर दिया, किसी का आपने मर्डर कर दिया, आपने किया नहीं है, लेकिन मर्डर का मान लो, मर्डर के केस में आप गिरफ्तार हो रहे हो और आपके ऊपर सजा होती है, तो कितने साल की होगी? 5 साल या 5 से ज्यादा की होती है मेरे हिसाब से, जहां तक है, कम की सजा नहीं होती। आपने कोई ऐसा कार्य किया है और अभी तक आप उस चीज के दोषी साबित नहीं हुए हो, सिर्फ क्या हो, आप विचाराधीन दोषी हो। बात समझ में आ गई क्या? और कितने साल के लिए कारावास होने का संभावना है? 5 वर्ष या इससे अधिक का कारावास, 5 वर्ष या इससे अधिक का कारावास है। तो आप क्या चुनाव लड़ सकते हो क्या? नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ? क्लियर है क्या? खंड 3 क्लियर है। खंड 4 की तरफ चलें। खंड 4 खंड 4 क्या कहता है? आप के घर पे दुकान है, आपके घर पे क्या है? दुकान है। लाइट चलेगी, 1 मिनट। हाँ, बीच में एक बार लाइट चली गई थी। अब वापस से शुरू करते हैं। खंड 4, खंड 4 क्या कहता है आपका? मान लो आपकी दुकान है या दुकान नहीं भी है, तो आप यदि मिलावटखोरी का कार्य कर रहे हैं और पकड़े गए, दोषी पाए गए आप, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपने देसी घी में डालडा घी मिलाकर के आप बेच रहे हो, या और कोई आप मिलावट का कार्य कर रहे हो, बढ़िया दाल में घटिया दाल मिला करके आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, मोटी चीनी में पतला बुरा चीनी डाल करके आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो मिलावट का ऐसा, मिलावटखोरी का ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, किसके तहत कर रहे हो आप? यदि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, कौन सा? 1954 में एक अधिनियम आया था, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, आपको किसी अपराध कर दिया आपने इस अधिनियम के तहत, और भी कोई आपने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? और आप क्या हो, दोषी हो, आप क्या हो, दोषी हो, तो आप चुनाव कतई नहीं लड़ सकते। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? तो आप ये चुनाव कभी भी नहीं लड़ सकते। क्लियर है क्या? आज क्या हो रहा है? पहले लाइट चली गई, अब बोर्ड जवाब दे गया, आ गया है वापस। भगवान का शुक्रगुजार है, हूं मैं हूं, आप भी हैं साथ में मेरे। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? अब चलते हैं अपन आगे। खंड 4 हो गया। खंड 5 क्या कहता है? खंड 5 कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी की धारा
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 व 117 के तहत क्या हो, दोषी हो। 110 से 117 क्या है, प्रतिभूति जमा कराने से संबंधित है। प्रतिभूति जमा कराने से संबंधित ये धारा है, इसके तहत आप क्या हो, दोषी हो। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें सीआरपीसी की धारा 110 और 117 के तहत आप यदि दोषी हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन सजा अवधि की समाप्ति, आप मुक्त हो गए होने के बाद आप चुनाव लड़ सकते हो। जो भी सजा है, सजा पूरी हो गई, ऐसा नहीं सजा होने के 6 साल बाद, नहीं, जैसे ही सजा पूरी हुई, आपको मान लो 8 महीने की जेल हुई, तो 8 महीने की जेल से जैसे ही आपकी सजा की अवधि क्या हो गई, समाप्त हो गई है, तो आप चुनाव लड़ सकते हो, मैदान में आप कूद सकते हो। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये क्लियर है क्या सभी के? खंड 5 हो गया, खंड 6, खंड 6, खंड 6 क्या कहता है, देखो खंड 6 कहता है आपको, खंड 6 कहता है यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी, भी या तो केंद्र सरकार में हो आप, या आप राज्य सरकार में कोई नौकरी कर रहे हो आप, ठीक है, कि राजकीय सेवा से अवचार, मिसकंडक्ट के कारण पदच्युत यानी पद से हटा दिया या हटा दिया गया हो, यानी थाने धक्को देर राजकीय सेवा से बाहर काटे गए है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपने मिसकंडक्ट किया है, आपने अवचार किया है वहां पर। बात सुनने आ गई क्या? आप पहले कोई मान लो आप किसी भी सेवा में, चाहे वो केंद्र सरकार की सेवा में हो, चाहे वो राज्य सरकार की सेवा में आप नौकरी कर रहे थे, वहां आपने ऐसा कोई कांड किया है और आपको वहां से निकाल दिया गया है सेवा से, जैसे मान लो आपने घूस ले ली या XYZ कोई और कोई आपने कोई अपराध कर लिया, जैसे आरपीएस के जो बाबूलाल जी कटारा है, वो तो चलो रिटायर हो गए थे क्या? रिटायर नहीं हुए थे ना, उन्होंने क्या कर लिया, अब वो बाबूलाल जी कटारा कभी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ लूं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या? सदस्य थे, सरकारी आदमी थे वो। क्लियर है क्या? ऐसा यदि कोई सचिव वगैरह हो, कोई ऐसा कोई कांड कर दे, कोई बड़ा अधिकारी भी कांड कर दे, अगर उसको हटा दिया गया है तो भाई चुनाव नहीं लड़ सकता। खंड 7 क्या कहता है? प्रतिबंधित व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय? प्रतिबंधित कोई व्यवसाय है, उस व्यवसाय में संलग्न हो, ड्रग्स का व्यापार बंद है, आप ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकते, अमल होता है, अमल आप नहीं बेच सकते, फिर भी आप किसका बिजनेस कर रहे हो? अमल की खेती कर रहे हो, अमल का क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, और आप सरकार की नजर में आ गए, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये क्लियर है क्या? ठीक है। प्रतिबंधित व्यवसाय में आप संलग्न हैं, कोई और भी कोई व्यवसाय हो सकता है ना, उसमें आप साथी हैं किसी के, तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। खंड 8 क्या कहता है? कोई लाभ का पद धारण करता हूं, आपके ऊपर कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। खंड 9 क्या कहता है? खंड 9 कहता है, धारा 35 और धारा 41 अभी मैंने आपको बताई थी। धारा 35 भी किससे है? अयोग्यता से है। किससे है? अयोग्यता से है। धारा 41 भी किस में है? अयोग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है? अयोग्यता की बात करता है। क्या बात समझ में आ गई? के अधीन क्या हो? आप अयोग्य हो। 3 से 50 अध्याय 2 में 4 धाराएं ऐसी है जो अयोग्यता से हैं। 4 धाराएं ऐसी है अयोग्यता से हैं। कौन कौन सी है? धारा 14 है, धारा 24 है, धारा 35 है, धारा 41 है। धारा 35 और 41 अपन आगे पढ़ेंगे, उनके लिए ही प्रावधान यहाँ किया गया है। यदि इनके तहत आप यदि अयोग्य हो तो आप चुनाव
नहीं लड़ सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? धारा खंड 9 कंप्लीट। खंड 10। खंड 10 क्या कहता है? खंड 10 ये कहता है कि राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित अयोग्यता रखता हूं। यानी विधानसभा, आप एमएलए का चुनाव की बात हो रही है, एमएलए के चुनाव में जो अयोग्यता है उनमें से जो यहां उल्लेख नहीं की, बोलवंश नहीं की गई है, तो उनमें से आप कोई अयोग्यता धारण करते हो तो आप यहां पर भी चुनाव नहीं लड़ सकते। बस ये कि यहाँ 21 साल 25 साल वाला नियम यहाँ लागू नहीं होता। कौन सा नियम लागू नहीं होता? 25 साल वाला। देखो यहाँ ये वाला नियम लागू नहीं होता। व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस खंड के अधीन इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, क्योंकि विधानसभा वाले चुनाव में वहां न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष की न्यूनतम आयु है। कितनी है? 25 वर्ष। और नगर पालिका वाले में न्यूनतम आयु कितनी है आपकी? 21 वर्ष है। नगर पालिका वाले में न्यूनतम आयु कितनी है आपकी? 21 वर्ष है। क्या यहां तक बात सुनने आ गई क्या आपकी? ठीक है। तो 25 साल का होना जरूरी नहीं है। आप कितने साल के होने चाहिए? 21 साल के। ये वाला पार्ट छोड़ करके बाकी जितनी भी अयोग्यता है विधानसभा वाले में, यदि उनमें से कोई आप एक धारण करते हो तो आप नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। ये कौन सा है? खंड 10। 10 खंड अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है। खंड 11 क्या कहता है? खंड 11 कहता है यदि वह केंद्र और राज्य सरकार, इसके, यदि वह केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, वेतनिक नियुक्ति धारण करता हो या अंशकालिक कोई नियुक्ति है वो कोई नियुक्ति धारण करता हो, पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता हो या महीने की सैलरी के ऊपर जाता हो, कहां कहां? केंद्र में जाता हो, राज्य सरकार में जाता हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई जेडी है ना, कोई बिजली विभाग है आपका, कोई जल प्रदाय है, जल विभाग है आपका, नगर निकाय में कोई सी चीज पर आप कंप्यूटर का काम कर रहे हो। बात समझ में आ गई क्या? वहां यदि वेतनिक और अंशकालीन नियुक्ति है, आप वहीं जॉब कर रहे हो और वहीं उसी में आप चुनाव लड़ लोगे, ऐसा कतई नहीं होगा। पहले ये छोड़ना पड़ेगा आपको। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? 11 के बाद में है खंड 12। खंड 12 क्या कहता है? यदि वह किसी विश्वविद्यालय, निगम, निकाय, उद्यम, सहकारी सोसाइटी, कोई विश्वविद्यालय ऐसा है जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी उसमें जो वित्त जा रहा है, पैसा जा रहा है, वो कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रहा है। बात समझ में आ गई क्या? अगर आप उसमें कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई उद्यम है, जैसे बीड़ी उद्योग है, बीड़ी उद्योग सरकार का है, तो वहां यदि आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या कोई निगम है, ऐसा कोई निगम बना रखा है सरकार ने, जैसे ये विद्युत निगम है आपका, एक्चुअल में क्या है? अजमेर विद्युत निगम, जोधपुर विद्युत निगम, जयपुर विद्युत निगम, है कि नहीं ऐसा? तो ये जो निगम है, किसी निगम में आप कार्य कर रहे हो, है ना, किसी निकाय में आप कार्य कर रहे हो, सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा क्या हो? वित्त पोषित हो, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हो। किसके, कौन पैसा दे रहा हो उसमें? राज्य सरकार क्या दे रही है उसमें? पैसा दे रही है। क्या बात समझ में आ गई क्या? कई जैसे स्कूल होती है या कई ऐसे हैं जहां आधे पैसे कौन दे रही है? राज्य सरकार, आधा ट्रस्ट दे रहा है, वो भी शामिल होंगे। तो वहां वैतनिक और अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है, वैतनिक और अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है, वैतनिक और अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है, तो वो भाई चुनाव कौन नहीं लड़ सके। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? खंड 12 क्लियर है क्या सभी के? खंड 13 के ऊपर बात करते हैं। खंड 13 क्या कहता है? छोटा सा, दिवालिया घोषित कर दे, मेरकन तो टक
टक्को ही को नहीं। तो भाई जना तेरे कन टक्को ही को नहीं तो चुनाव क्या लड़सी? भी चुनाव लड़ने के लिए पैसे तो चाहिए चाहिए। भी आपने जैसे मान लो पहले कोई कंपनी खोली, आपकी खूब सारी मांगत हो गई, आपने अपने आप को क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। तो बैंक ने आपका ऋण वगैरह क्या कर दिया, माफ कर दिया। बैंक ने क्या कर दिया, आपका ऋण वगैरह क्या कर दिया है, माफ कर दिया। तो बैंक ने माफ कर दिया, आपने दिवालिया घोषित किया तभी तो माफ किया। बाकी एक आधे और कोई मांगते थे लोन वगैरह, वहां से भी आपको छूट मिल गई, तो आपने दिवालिया घोषित कर दिया। अब आप चाहते हो कि भाई चुनाव लड़ेगा, वापस पैसा कमाएगा, तो आप चुनाव नहीं लड़ सको, कोनी लड़ सको थे। ये बात सारे समझ में आ गई। या तो चुनाव लड़ना है तो दिवालिया घोषित कौन करना हो। लोगों के मन में बहम होना चाहिए, भाई जेब में चाहे 10 रुपए ही नहीं हो, लेकिन सामने वाले को ये बहम होना चाहिए कि आदमी करोड़ों का है, अभी करोड़ रुपए निकाल के रख देगा। ये क्या बात सुनने आ गई क्या? पर्सनैलिटी आदमी की ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला ये कह नहीं सके नहीं यार इसके पास पैसा नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, तो दिवालिया यदि कोई घोषित हो जाए तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या बात समझ में आ गई क्या? किसी की प्लेटें की सज जाए, मात तो ही खराब हो गयो। यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया गया हो, यानी आप यूं समझो उसकी प्लेटें क्या हो गई, घिसक गई, दुष्ट आदमी हो गया, वो प्लेटें क्या हो गई, घिसक गई, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्लियर है क्या सभी की? ठीक है। हाँ, खुतोस खंड 15, नगर पालिका, नगर पालिका की संविदा में स्वयं या पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य हिस्सा या हित रखता हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। या आप नगर पालिका के ठेकेदार हो, आप नहीं हो, आपका भाई है, आपका भाई भी नहीं, कोई परिवार का कोई सदस्य है, वो यदि नगर पालिका में ठेकेदारी करता है तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। नियम तो ये कहता है। इसके पीछे रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है? जैसे मान लो मैं पार्षद बन गया, मेरा छोटा भाई ठेकेदारी का काम करता है, सड़कें बनाता है, तो मैं मेरा प्रयास क्या रहेगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये जो ठेका है ये मेरे भाई को मिले। रहेगा नहीं रहेगा? भाई स्वाभाविक है, भावुकता में आदमी चला ही जाता है, परिवार का हिस्सा तो उसका हित करता ही करता है ना? तो वो क्या करेगा, उसी को दिलाएगा नहीं दिलाएगा? स्वयं है, खुद है, तो मैं खुद तो लेना चाहूंगा ही चाहूंगा। यदि मैं ही ठेकेदार हूं, मैं ही पार्षद बन गया, तो कार्य कौन करेगा? नगर पालिका का भाई करेगा। अब तो चलेगी किसकी, भाई की चलेगी। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, पार्टनर में हूं या परिवार का कोई सदस्य हिस्सा या हित रखता हूं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या क्लियर है क्या? खंड 15 क्लियर है सभी की? खंड 15 क्लियर है तो चलें खंड 16 पर। खंड 16 कहता है थे वकील हो। खंड 16 किसकी बात कर रहे हैं? वकील की बात कर रहे हैं। नामांकन भरते समय कब ऐसे वकील हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो। यदि आप पहले से वकालत आपने कर रखी है या कोर्ट में आप किसी दूसरे के वाद विवाद सुलझा रहे हो, केस लड़ रहे हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन जब नामांकन भरने की बारी आए, नामांकन भरते समय नगर पालिका की ओर से, आप नगर पालिका की ओर से वकील हो। वेतनिक विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी का मतलब क्या होता है? वकील होता है। वेतनिक पैसे देकर के नगर पालिका आपको वकील का कार्य करवा रही हो, नगर पालिका की तरफ से हो या नगर पालिका के विरुद्ध हो। भी नगर पालिका की तरफ से भी तो आप पैरवी रख सकते हो। भी नगर पालिका आपके पास आएगा, साहब ओ मामलो बजट इंसल्टाओ नहीं थे, तो आपको नगर पालिका क्या देगी? पैसे देगी, आपको पैसे दे करके आपसे पैरवी करवाएगी। बात समझ में आ गई क्या? और यदि नगर पालिका के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, किसी न्यायालय में नगर पालिका के विरुद्ध वकील के रूप में क्या कर रहे हो, आप पैरवी कर रहे हो, नगर पालिका का विरुद्ध कार्य कर रहे हो थे और थे चुनाव लड़ ले सो। क्यों? सरकार चूड़ी पे रखी है लाठी। भी आप नगर पालिका के विरुद्ध केस लड़ रहे हो कि नगर पालिका ने इस आदमी का ये हनन कर दिया, ये कर दिया, ये पैसे खा गई, ये है वो है,
और आप फिर नगर पालिका का ही आप क्या लड़ना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, तो सरकार क्या लड़ने देगी? क्या आपको नहीं लड़ने देगी। नगर पालिका की तरफ से भी यदि आप वकील हैं, नामांकन भरते समय भी, पहले मान लो हो, आपने किसी जमाने में नगर पालिका की तरफ से कोई पैरवी की है, वकालत की आपने, ठीक है, 2 साल पहले, और अब नामांकन अब भरे जा रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। सिर्फ कंडीशन क्या है, नामांकन भरते समय, जिस टाइम चुनाव का माहौल है उस टाइम नहीं होना चाहिए। उस समय आप न तो नगर पालिका की तरफ से वकालत करना चाहिए, न नगर पालिका के विरुद्ध वकालत करना चाहिए। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? क्या ये बताओ, क्लियर है क्या? खंड ये है 16 आपका। खंड 17 अभी डिलीट हो गया है, पहले था, इसमें भी संशोधन हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट खंड था। खंड 17 क्या कहता है? खंड 17 है, किसी व्यक्ति की 2 से अधिक संतान हो, किसी व्यक्ति की 2 से अधिक संतान है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। और इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। एकल प्रसव से जन्मी कितनी भी संतान हो, एक ही मानी जाएगी। दत्तक में दी गई संतान को गिना जाएगा। ऐसी संतान जो प्रीमिच्योर और दिव्यांगता से ग्रस्त हो उसे नहीं गिना जाएगा। लेकिन अभी मार्च 2026 में, इसमें मार्च 2026 में एक संशोधन हुआ था। एक संशोधन बिल पास हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था मैं आपको वो बता दूं। तारीख नहीं है क्या इसमें? 21/7 निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, 21/7 को। और राजपत्र में अधिसूचना प्राप्त हुई थी इस वाले की 25/3/2026। 25/3/2026 इस दिन एक अधिसूचना जारी हुई कि धारा 24 का खंड जो 17 है उसे डिलीट किया जाता है। इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। कब कर दिया? 25/3/2026 को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ये अधिसूचना कब जारी हुई है? अधिसूचना जारी हुई थी ये राजपत्र में, अधिसूचना जारी करके खंड 17 को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? क्या ठीक है? तो अब ये आपको याद नहीं करना। अब ये वाला प्रावधान हट गया है, ये सारे हट गए हैं। ये जो स्पष्टीकरण दिए गए थे, ये स्पष्टीकरण भी क्या हट गए हैं? ये हट गए हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या सभी के क्लियर? अब आ गया खंड 18। खंड 18 नहीं हटा है, खंड 18 आपको ध्यान में रखना है। क्या है खंड 18? खंड 18 कह रहा है 2 से अधिक वर्षों से नगर पालिका का बकाया हो और उससे वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो। 2 साल से अधिक का नगर पालिका का क्या है? बकाया है। आपने नगर पालिका का बकाया रख रखा है और आप नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या लड़ सकते हो? क्या नहीं लड़ सकते? क्या बात समझ में आ गई? क्या 2 साल से यदि नगर पालिका का बकाया है और नगर पालिका ने आपसे वसूली की कार्यवाही क्या कर दी है? प्रारंभ कर दी है, वसूलना स्टार्ट कर दिया है, कोई आपके ऊपर केस कर दिया हो या और कोई कार्यवाही नगर पालिका ने शुरू कर दी है, तो आप चुनाव
नहीं लड़ सकते। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है क्या सभी के? ठीक है। खंड 19 क्या कहता है? सक्षम न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? सक्षम न्यायालय द्वारा नगर पालिका की संपत्ति निधि का दुर्विनियोग या गबन के लिए दोषी ठहराया गए हो। आप नगर पालिका की संपत्ति खा गए, जीम गए आप, और आप फिर चाहते हो कि आप नगर पालिका का चुनाव लड़ लो। क्या सरकार आपको चुनाव लड़ने देगी क्या? ये बताओ मेरे को। क्या सरकार आपको चुनाव लड़ने देगी क्या? नहीं, कभी भी आपको चुनाव लड़ने नहीं देगी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या क्लियर है क्या? ठीक है। ये आपकी धारा 24 क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है धारा 24 कंप्लीट। धारा 24 के बाद में चलते अपन धारा 25 की तरफ। धारा 25 की तरफ। धारा 25 क्या कहता है? मतदान का अधिकार। धारा 25 किसकी बात करता है? मतदान का अधिकार। किसको होगा भाई? ऐसा कौन होगा? क्या सभी को मतदान का अधिकार हो गया क्या? नहीं, सभी को मतदान का अधिकार नहीं होगा। आप मान लो भारत के नागरिक नहीं हो, आपका नानेरा मान लो भारत है, आप ननिहाल में आए हुए हो लेकिन भारत के नागरिक नहीं हो, आप इंग्लैंड के हो, है ना। जैसे अभी आप कहे जाए तो जैसे प्रियंका जी चोपड़ा है, प्रियंका जी चोपड़ा का यदि बेटा यदि भारत में आ गया और 18 साल पूरी भी कर ली और वो चाहे कि मैं आया हुआ हूं और मैं वोट दे दूं, तो क्या वो वोट दे सकता है क्या? ना, नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिस सिर्फ उन्हीं को ही मतदान का अधिकार होता है। भी एक तो ये है कि आप मान लो ये एक नगर पालिका है, ये क्या है? नगर पालिका है। ये नगर पालिका है कि ये वार्ड बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं? वार्ड बने हुए हैं। ये 1 नंबर वार्ड है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। आप मान लो 3 नंबर वार्ड में रहते हो। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 3 नंबर वार्ड में। आपका यहाँ छोटा सा क्या है? झोंपड़ी है, आपका एक मकान है छोटा सा। इस छोटे से मकान में आप रह रहे हो। तो आप 3 नंबर वार्ड के वोटर वे के नहीं हुए। आप 3 नंबर वार्ड की, तो आपकी जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, वह आपकी वोटर लिस्ट 3 नंबर वार्ड की वोटर लिस्ट होगी कि नहीं होगी? उस वोटर लिस्ट में आपका नाम रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि आपका नाम वहां रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस वार्ड नंबर 3 में मत नहीं दे सकते। पहली चीज तो, सबसे पहली बात तो क्या है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए जिस वार्ड से आप है। आप रहे 3 नंबर वार्ड में रहे हो, आपके मन में आगे 5 नंबर वार्ड में जाकर के मैं मत दिया हूं, तो क्या दे सकते हो क्या? वहां आपको मतदान का अधिकार नहीं है। क्या बात समझ में आ गई क्या? आप कैसे? ऐसे तो फिर खत्म ही नहीं होगा। 3 नंबर वार्ड के सारे आदमी 1 नंबर में दिए आएंगे, 1 नंबर वाले 4 नंबर में दे के आएंगे, 1 नंबर में देंगे। करो यू, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। जिस वार्ड के आप निवासी हैं उसी वार्ड में की निर्वाचक नामावली में आपका नाम होना चाहिए, उसी वार्ड में आप मत दे सकते हो। आपका निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में तो है 3 नंबर वार्ड में, आप चाहो कि मैं 8 नंबर में जाकर के भाई लाए, मेरा एक भाई लो है, उस भाई लाए का पापा मान लो कोई चुनाव लड़ रहा है, मैं उसको दिया हूं, तब वोट उसको नहीं दे सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यही बात ये कर रहा है। देखो खंड 1, खंड 1 नहीं, 25 की 1 क्या कहती है? 25 की 1 क्या कहती है? 25 की 1 ये कहती है, व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली का मतलब क्या होता है? वोटर लिस्ट। क्या मतलब होता है? वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रीकृत है, यानी नाम शामिल है, तो उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। उसी वार्ड में मत देने का हकदार होगा, दूसरे वार्ड में मत देने का अधिकार नहीं होगा। संबंधित यानी खुद का वार्ड का निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में नाम है तो ही आप मत देने के अधिकार होंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? ये छोटी सी बात है। एक धारा इसकी, धारा 25 की 2 क्या कहती है?
25 की 2 ये कहती है कि धारा 14 के तहत, धारा 14 अयोग्यता की धारा है, भारत के निवासी नहीं हो, विकृत हो गए, कोई इस अपराध में आप शामिल हो गए हो, है ना, धारा 14 का प्रावधान पढ़ना याद है क्या आपको? याद है क्या? याद है तो कमेंट में बताना धारा 14 के प्रावधान क्या क्या थे, के तहत आप क्या हो, अयोग्य व्यक्ति मत नहीं दे सकता। आप भारत के नागरिक नहीं हो, अभी बताया प्रियंका चोपड़ा का बेटा भारत में आके मत दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अपने नानेरे में आके मत नहीं दे सकता। क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब आ जाओ 25 की 3 क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। एक से अधिक वार्ड में भी, ये कोई एक नगर पालिका है, ये कोई एक क्या है, नगर पालिका, ये वार्ड बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं, वार्ड। ये 1 नंबर वार्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 5 वार्ड बनाए। तो एक से अधिक वार्ड में मत नहीं दे सकता। अभी बताया मैंने कि आपके जैसे कि 3 नंबर में दिया हूं, 5 नंबर में दिया हूं और 4 नंबर में दिया हूं, भाई तो इतने में दे के आएगा ना। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में मत नहीं दे सकता। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, फर्जी मतदान होते हैं ये नहीं कर सकते आप। फिर भी यदि कर लिया आपने, अगर एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों के मत शून्य माने जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे, आपके मत गिने नहीं जाएंगे आपके मत। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या सभी की? कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में, अब आप 25 की 3 पढ़ेंगे और 25 की 4 पढ़ेंगे, आपको दोनों एक जैसी सी लग रही है, दोनों क्या लग रही है, एक जैसी, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है। 25 की 4 पढ़ के देखो क्या कहती है, कोई व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार मत नहीं डाल सकता, अगर डालता है तो सभी मत शून्य हो जाएंगे। भी 25 की 3 तो कहती है एक से अधिक वार्ड में मत नहीं डाल सकता, 25 की 4 कहती है एक ही वार्ड में। आपका ये वार्ड नंबर 3 है, आपके जैसे कि आप बीजेपी को भी वोट दिए हो, कांग्रेस को भी दे दो, आरएलपी को भी दे दो, किसी निर्दलीय को भी दे दो, एक से अधिक बार मत नहीं डाल सकता। या आप ये नहीं, आपने मान लो ऐसा कर दिया हो भी ये आप बीजेपी के आदमी है, किसके है, बीजेपी के आदमी है, आपने बीजेपी को एक बार मत दिया, फिर जाकर के दूसरे नाम से दोबारा मत दिया है बीजेपी को, फिर तिबारा आपने, आप आदमी एक और मत आपने कितने डाल दिए बीजेपी को, 3 मत डाल दिए। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो ये सारे के सारे फर्जी मतदान होते कि नहीं होते? होते हैं, है ना। अब बीजेपी का नाम ले दिया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस भी हो सकती है, यहाँ आरएलपी हो सकती है, कोई निर्दलीय को भी फर्जी मत डाले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 तो कहती है एक से अधिक वार्ड में आप चुनाव, एक से अधिक वार्ड में मत नहीं दे सकते, और 25 की 4 कहती है एक ही वार्ड में आप अधिक बार मत नहीं दे सकते। 25 की 5 क्या कहती है देखो, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति दंडादेश के अधीन, दंडादेश यानी दंड का आदेश हो गया जिसके ऊपर, दंड का आदेश यानी जज साहब ने उसको दंड सुना दिया, सजा सुना दी हो, सजा के तहत किसी कारावास में, कोई पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में है, तो वह व्यक्ति चुनाव में मत नहीं देगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? यदि आप जेल में, आपने कोई किसी का मर्डर कर दिया और आपको क्या डाल दिया सरकार ने, सरकार ने नहीं, जज साहब ने, न्यायालय ने आपको जेल में डाल दिया है, और आप वहां कहो कि मेरे को मत का अधिकार है, भाई मत देगा, तो भाई मत नहीं देगा, भाई को मत नहीं दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? लेकिन निवारक निरोध के तहत यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, निवारक निरोध के तहत यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अद्याधीन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।
भी निवारक निरोध क्या होता है? जैसे मान लो आप इस मोहल्ले है, ये आपका मोहल्ला है, ये मान लो ये एक नगर पालिका है, ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले के आप क्या हो? दादा हो। क्या हो? दादा हो। या ऐसे आदमी हो कि सरकार को या पुलिस को लग जाए कि ये आदमी माहौल बिगाड़ सकता है, ये चुनाव का क्या कर सकता है? माहौल बिगाड़ देगा। तो क्यों न चुनाव वाले दिन इसको पहले ही गिरफ्तार करके रख लिया जाए, पुलिस थाने में रख लेती है। उसे क्या कहते हैं? निवारक निरोध के तहत उसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, यानी ये कोई ना कोई लफड़ा नहीं करे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो फिर जैसे ही मतदान समाप्ति की तरफ आता है तो उसको गाड़ी में बिठा करके लाते हैं, उसको मत दिलवा करके उसको छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ गई? उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है अपराध। किसी के वहां चुनाव में जहां बूथ लगा हुआ है वहां कुछ ना कुछ वो घपला करवा सकता है। अगर पुलिस को यह संदेह है तो पुलिस उसको पहले से गिरफ्तार कर लेती है निवारक निरोध के तहत। तो उस व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा, यानी वह मत का अधिकार उसको होगा। क्या बात समझ में आ गई? या किसी को वैसे ही संदेह में गिरफ्तार किया गया है, किसी कार्य उसका मतलब संदेह ही है, भी ये नहीं है कि इसने अपराध किया, संदेह में गिरफ्तार कर लिया, तो वो क्या है? निवारक निरोध है। तो उसको मत देने का क्या है? अधिकार है। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है क्या सभी के? कोई दिक्कत है किसी के? क्लियर? अब चलते हैं अपन धारा 26 की तरफ। धारा 26, धारा 26 क्या कहती है? धारा 26 कहती है निर्वाचन यानी चुनाव में मत देने की रीति। रीति का मतलब क्या होता है? तरीका। कौन से तरीके से चुनाव में मत दिए जाएंगे, क्या क्या चीजें अपनाई जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो 26 की एक क्या कहती है? 26 की एक कहती है आपकी मतपत्र द्वारा। किसके द्वारा? मतपत्र द्वारा। मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिए जाएंगे जो विहित की जाए। जो प्रक्रिया विहित की जाएगी उस प्रक्रिया विहित उसी प्रक्रिया के तहत मतपत्र द्वारा आपके मत दिए जाएंगे। कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। परोक्षी का मतलब आप के दादाजी बीमार है तो आप अपने दादाजी के पांति को मत दे सकोगे थे, कौन देश को, उसी को क्या कहते हैं? परोक्षी कहते हैं। जैसे मान लो आप कोई तैयारी करने जयपुर आए हुए हो, है ना, ऑफलाइन बैच का चल रहा है। ऑफलाइन बैच में धाराएं यूं रटवाई जाती है कि आप बिलीव नहीं करोगे। एक एक कॉन्सेप्ट खोला जाता है। वैसे मैं यूट्यूब पर भी अच्छे लेवल पे करवा रहा हूँ, कोई वो दो बात नहीं कर रहा, भेदभाव नहीं कर रहा कि यूट्यूब पे अच्छा नहीं करवा रहा वहां। बस वहां फर्क इतना होता है कि वो बच्चे सामने बैठे होते हैं, आप सामने नहीं बैठे होते। वही होता है किसी डॉक्टर को यदि अपन दिखाने जाएं, यदि उसको अपन फोन करके पूछें कि मेरा साहब पेट दर्द कर रहा है, मेरे को दवाई लिख दो, तो वो दवाई बता दी, फिर भी आपका पेट दर्द ठीक हो या नहीं हो वो आपके ऊपर है। और आपने दी जाकर के फिजिकल जाकर के उनको आपने चेकअप कराया, उसने यूं पेट पे हाथ लगा के भी देख लिया ना एक बार और फिर दवाई लिख दी, तो आप एक गोली लेते ही आपका पेट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क तो हमेशा से रहेगा, ये ध्यान रखना। अब मान लो किसी में कोई डाउट है तो ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ सकते हैं, ज्यादा समय भी लगता है उनको पढ़ाने में। ठीक है, कोई भी मत है, जैसे मान लो आप तैयारी करने जयपुर आए हुए हो और अभी चुनाव होने वाले, आप देखो जाएंगे आएंगे हमारा समय खराब होगा, आपने अपने भाई को कह दिया कि मेरे पांति को तू दिया ही मत, तो क्या आपका भाई आपके हिस्से का मत दे सकता है? क्या नहीं। साफ शब्दों में लिखा हुआ है परोक्षी, कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से, परोक्षी को आप पड़ोसी मान लो, कोई भी मत पड़ोसी नहीं दे सकता, आप ये मान लो। पड़ोसी को क्या मान लो? पड़ोसी मान लो। कोई भी मत पड़ोसी जा रहे को नहीं दे रहा, उसके साहब मैं गुंजाश में काम करें मेरे पंथी को बान लिखवा सकता है पड़ोसी आपका कि साहब मैं उस शादी में नहीं जा रहा, आप मेरा क्या लिखवा देना? बान लिखवा देना। तो पड़ोसी है आपका, बान लिखवा सकता है, लेकिन पड़ोसी आपका मत नहीं दे सकता।
एक व्यक्ति को खुद मतदान करना होगा, खुद का अधिकार होता है उसका। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और एक मतदाता को एक ही मत का अधिकार होता है, 2-4 मत वो अधिकार नहीं होता। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात 26 के 2 में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? 26 के 2 में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? देखो, प्रत्येक निर्वाचक मत देने वाला का एक मत होगा। कितने मत होगा? एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। सभी मत शून्य मानकर क्या कर दिए जाएंगे? नामंजूर कर दिए जाएंगे। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या ये बताओ? सभी मत मानकर क्या कर दिए जाएंगे? नामंजूर कर दिए जाएंगे। ठीक है। एक उम्मीदवार ने सॉरी एक निर्वाचक, निर्वाचक का मतलब क्या होता है? वोटर। निर्वाचक का मतलब क्या होता है? वोटर, यानी मत देने वाला, जिससे अपन कहते हैं मतदाता। क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। एक मतदाता का एक ही वोट होगा। यदि एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो सारे मत खारिज हो जाएंगे, यानी मत गिने नहीं जाएंगे। आजकल तो खैर ईवीएम के थ्रू तो दे ही नहीं सकते। पहले क्या होता था? एक बैलेट पेपर होता था ऐसे, यहाँ जैसे ये बीजेपी है, बीजेपी का यहाँ एक साइन होता था। ये कांग्रेस है, कांग्रेस का साइन होता था। ये मान लो बसपा है तो बसपा का हाथी होता था यहाँ। तो इसको भी वोट दिया है, इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, नहीं तो ये मत क्या हो जाता? आपका खारिज हो जाता। बात सुन में आ गई क्या? क्लियर है सभी की? कोई डाउट है? तो एक निर्वाचक यानी मतदाता का एक ही मत होगा। 26 की 3 क्या कहती है? सॉरी। मतदान मशीन के द्वारा मतदान होगा। मतदान किसके द्वारा होगा? मतदान मशीन के द्वारा मतदान होगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्या 26 याद रख लोगे क्या? 26 किसके बारे में प्रावधान करता है? मत देने की रीति के बारे में प्रावधान करता है। किसके बारे में? 26 निर्वाचन में मत देने की रीति के बारे में प्रावधान करता है। 25 क्या कहता है? 25 ये कहता है मतदान का अधिकार की बात करता है। क्या धारा 24, 25 और 26 क्लियर है? यदि क्लियर है तो कमेंट में बताओ। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। जितने अच्छे कमेंट आते हैं आदमी उतना ऊर्जा से बढ़ता है, उतना मोटिवेट होता है, वो जल्दी जल्दी आता है ना। आप क्या करते हो कि मेरे को यूट्यूब बताता है, मेरे को तो ये बात नहीं पता वास्तविकता में है। अब यूट्यूब ने गलत बताया सही। अब यूट्यूब ने मेरे को बताया है कि आपके चैनल पे 87.5% लोग वो हैं जो आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं और आपके वीडियो देखते हैं, और कुछ एक हैं जो आपके सब्सक्राइबर वो ही वीडियो देखते हैं। इसका मतलब है ना, आप वीडियो भी देखते हैं मेरा और आपने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो एक छोटी सी चीज है, क्या जाता है, मान लो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, ऐसा मान लेते हैं, और तो क्या है ना। भी आपको क्या जाता, आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने में तो उसे शेयर कर दो, किसी दूसरे दोस्तों को भेज दो। टीचर को उससे क्या होता है, कोई टीचर, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी राजस्थान में या इंडिया में टीचर है, आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से, यदि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको उसको, उसकी वीडियो को शेयर करना चाहिए और उसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जितने उसके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उसमें जोश आएगा, जितने व्यूज उसके ज्यादा आएंगे उसमें जोश आएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस ऊर्जा से आपकी क्लासें लेगा। आप देखते हो कि बढ़ने दो, कौन देखेगा, कौन सब उसको करे, कौन करे ये, तो वो इतना मोटिवेट भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।